गुड इवनिंग सोनी। मीना मलिक, आप बहुत दिन बाद क्लास में आई हैं। क्यों क्लास में ज्वाइन नहीं करती हैं आप? डेली 2-2 क्लासेस हो रही हैं, तो एक क्लास के लिए तो टाइम निकाल सकती हैं ना। आप एक भी क्लास में नहीं आती हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। ऑफलाइन देख लेती हैं अच्छी बात है, लेकिन क्लास में भी कभी कभी आया करिए। ऑनलाइन रहेंगी तो जो मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ, अगर चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप तुरंत वहीं पे पूछ लेंगे ना, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और ऑफलाइन में तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं बताइए। जो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखती हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। ओके, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आपको पूरी तरह से क्लियर होता जा रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। गुड इवनिंग दिनेश। आज हम लोग नया मॉडल देखते हैं। सुबह वाली क्लास में हम लोग एक मॉडल देखे थे और इस क्लास में भी एक मॉडल देख लेते हैं हम लोग, और एक मॉडल कल की लास्ट क्लास में देख लेंगे। कल मॉर्निंग में इस यूनिट की लास्ट क्लास होगी। यूनिट 9 के लिए एक क्लास और लगेगा और उसमें आपका पूरा यूनिट 9 खत्म हो जाएगा। एक क्लास नहीं तो ज़्यादा लगेगा, देखते हैं 1 या 2 क्लास और लगेगा, यूनिट 9 खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये मॉडल देख लेते हैं। चलिए आज ये क्लास शुरू की जाए। अब जैसे हम लोग ब्लैक का मॉडल पढ़ेंगे ना, उसी तरह हर्षे ब्लेंचर का मॉडल है जो हम लोग देखे थे ना कि लो हो रहा है कब हाई हो रहा है, बस ऐसे ही है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा इन्होंने जो चीजें हैं उसको थोड़ी सी बदल दी हैं, लेकिन हाई लो इसमें भी हमको ध्यान देना है। और क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कब हाई होगा कब लो होगा। हर्षे ब्लेंचर का मॉडल। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मॉडल, हर्षे ब्लेंचर का मॉडल। द हर्षे ब्लेंचर मॉडल और सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। इन्होंने क्या बताया है कि जो लीडरशिप की स्टाइल होती है वो कैसी होती है, वो होती है
सिचुएशनल होती है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से कोई न कोई लीडर बन जाता है। इसका मैं बहुत बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ आप लोग को। एक एग्जाम्पल अगर याद है सिचुएशनल लीडरशिप का तो बताइए। वाज डेवलप बाय आर्थर पॉल हर्से। ये दो लोगों के, ये जो मॉडल है वो दो लोगों के द्वारा डेवलप किया गया है, पॉल हर्से ने और ब्लेंचर ने, केन ब्लेंचर दोनों मिलकर ये मॉडल बनाए हैं जिसको बोला जाता है हर्से ब्लेंचर मॉडल। ये इनका मॉडल है जो इन्होंने दिया है। तो देख लेते हैं हम लोग इन्होंने क्या बताया है। इसको एक याद करने की ट्रिक आप लोग रखिए, DPST, ठीक है, एक मिनट, DPST, ओके। इसमें क्या बताया गया है, डिलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग एंड टेलिंग, तीन तरीके के इन्होंने क्या बता दिया, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी बता दिया है। तो इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। T फॉर क्या हो गया, टेस्ट देने। अब मान लीजिए कि आपके घर का या आपका बच्चा खुद का या आपके घर का कोई बच्चा वो कहाँ गया है, वो DPS में गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल में टेस्ट देने गया है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देने गया है, मतलब टेस्ट देने गया है। तो इससे आप लोग को शॉर्टकट याद हो जाएगा, DPST, दिल्ली पब्लिक स्कूल में टेस्ट देने गया आपका बच्चा। तो डी बार क्या हो जाएगा, डिलीगेटिंग आप याद कर लेंगे, P फॉर पार्टिसिपेटिंग याद कर लिए, S फॉर सेलिंग एंड T फॉर टेलिंग। चार तरह की क्वालिटी में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ओके। और जब आपका बच्चा DPS में टेस्ट देने गया तो उसका क्या आया, उसका फर्स्ट रैंक आएगा या तो फिर सेकंड रैंक आएगा या थर्ड रैंक आएगा, चाहे फोर्थ रैंक आएगा। तो ऐसे करके ये मॉडल आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप अपनी समझ से भी याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के। जिस हिसाब से मैंने याद किया वो मैं आपको बता रही हूँ। DPST, दिल्ली पब्लिक स्कूल में लड़का टेस्ट देने गया तो उसका या तो फर्स्ट रैंक आएगा या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि S3, S4, S2, S1 इसको मिलाने को दे दिया था। तो आपको तुरंत क्या करना है, DPS लिखना है और T लिखना, और इसमें आपको लिखना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसके बाद आप मिला सकते हैं कि S3 कौन सा है, P, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग। S4 कौन सा है, D, डेलीगेटिंग, ठीक है। और S2 का क्या हो जाता है, S, S2 का मतलब S फॉर सेलिंग, और S1 का मतलब क्या हो गया, T। तो ऐसे मिलाने वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको याद करने की ट्रिक है आपकी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये आ गया समझ में सबको, इतना ट्रिक क्लियर हो गई आपको मॉडल की। हमको याद करना है DPST, दिल्ली पब्लिक स्कूल में टेस्ट देने गया मेरा बच्चा, उसका फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक या थर्ड या फोर्थ आएगा। ये आपको मॉडल तैयार हो गया, याद हो गया इसको, ठीक है। फिर आपको उसमें क्या करना है, आपने ये मॉडल बना लिया, जैसे कि आपने ये बना लिया। तो आपने यहाँ क्या लिखा, डी लिखा, और यहाँ पे P लिखा और S लिखा और T लिखा, और इसको चार पार्ट में बांट लिया, हो गया DPST। अब देखिए इसमें क्या दिया है, नीचे वाले का जो दिया है वो क्या दिया है कि टास्क का बिहेवियर, ओके। और इसमें क्या दिया है, रिलेशनशिप, मतलब कि जो हम लोग पहले पढ़े थे मॉडल में, ब्लैक वाले मॉडल में जो पढ़े थे उसमें भी यही चीज था कि टास्क के साथ टास्क ओरिएंटेड है, या फिर हमारा जो लीडर है वो कैसा है, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, वो रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि टास्क पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो जो अलग अलग क्वालिटी आप देख रहे हैं, डिलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग या टेलिंग, ये जो चार तरह का आपकी इसमें क्या बताया गया है, एक तरह से मान के चलिए कि चार तरीके का आपका लीडरशिप की क्वालिटी बताया गया कि एक लीडर है वो डेलीगेटिंग है, एक लीडर है वो क्या है, पार्टिसिपेटिंग है, एक लीडर क्या है, सेलिंग है, एक लीडर क्या है, टेलिंग है। चार तरीके के लीडर हो गए। चारों का यही पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि डेलीगेटिंग वाला कैसा है। तो आपको क्या बताना है, डेलीगेटिंग वाला इधर क्या हो रहा है, इधर लो हो रहा है और इधर हाई हो रहा है, इधर भी लो है और इधर हाई है। तो डेलीगेटिंग की बात हो रही, तो हम सिर्फ इतना देख के चलेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, ओके। तो चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लो हो रहा है, जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, लो है, और
जो टास्क है वो भी क्या है, लो है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क। एक बार मैं अच्छे समझा दे रही हूँ, फिर आपसे भी पूछती हूँ और आप लोग बताइएगा मुझको कि इसमें क्या होगा। जो भी आपसे अगर ये पूछ लिया कि एक नेता है वो डेलीगेटिंग टाइप है अकॉर्डिंग टू हर्शे एंड ब्लेंचर, ओके, तो उसका रिलेशनशिप बिहेवियर कैसा होगा और टास्क बिहेवियर कैसा होगा, तो तुरंत आपको ये मॉडल बनाना पड़ेगा। आप सिंपल सा एक ऐसे करके ये मॉडल बना लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ डी लिख देंगे, यहाँ पी लिख देंगे, यहाँ यस लिख देंगे, टी लिख देंगे। उसके बाद आपको सारी चीज क्लियर होगी। यहाँ पे लो होगा, नीचे आपका लो रहेगा, ऊपर जाने पे हाई रहेगा, फिर नीचे लो रहेगा, इधर जाने पे हाई हो जाएगा। जैसे पिछला मॉडल था सेम वैसे ही। तो इसमें क्या हो गया, अगर हमको डेलीगेटिंग वाले लीडर को देखना है कि उसका रिलेशन कैसा रहेगा, उसका रिलेशन कैसा रहेगा, लो रहेगा। जो लोगों के साथ बिहेवियर है, पीपल्स के साथ रिलेशन उसका कैसा है, लो रहेगा। और टास्क का जो है, टास्क भी सही से नहीं काम करेगा। मतलब कि टास्क का मतलब कोई काम नहीं करेगा, उसका वो टास्क का बिहेवियर कैसा है, वो भी लो रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेटिंग टाइप का जो लीडर है उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, तो पार्टिसिपेटिंग के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इतना देखना पड़ेगा। ओके, तो इतना देखने के लिए चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, हाई है, और टास्क कैसा है, नीचे आइए, लो लिखा है ना, तो यानी जो टास्क है वो लो रहेगा और रिलेशनशिप उसका कैसा रहेगा, हाई रहेगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके लिए आइए। सेलिंग, सेलिंग वाले का कैसा रहेगा, सेलिंग वाले का यहाँ क्या लिखा है, हाई रहेगा। जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा, हाई रहेगा, और रिलेशनशिप भी कैसा है, टास्क कैसा है वो भी हाई है, और रिलेशनशिप भी कैसा है वो भी हाई रहेगा। क्योंकि देखिए आप इसको इस कॉलम को देखिए आप, सेलिंग, सेलिंग के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, और जब हम नीचे आ रहे हैं तो भी इसमें हाई दिया गया है, तो उसका दोनों चीज हाई रहेगा। मतलब ऐसा लीडर अच्छा रहेगा जो काम भी अच्छे से पूरा कर सकेगा और लोगों के साथ जो उसका संबंध है उसको भी अच्छा करके रखेगा। अब हम देखते हैं इसमें टेलिंग, टेलिंग का देखते हैं क्या होता है। टेलिंग वाले का अगर पूछे तो आपको टेलिंग वाला कॉलम देखना है। टेलिंग में देख लीजिए आप कि इसमें क्या दिखा रहा है, जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लो है। यहाँ लिखा है ना लो, रिलेशनशिप लो है। और इसका जो टास्क का बिहेवियर है, जो टास्क के ऊपर टास्क ओरिएंटेड कितना है, हाई है। ओके, ये समझ में आया आपको। कल मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना, 45 मिनट कल हम इसको समझाते ही रह गए थे। बस वही सेम यहाँ पर भी इसीलिए समझाए थे कि दोनों में काम आ जाएगा, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। ये बताइए समझ में आ गया सबको। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिसिपेटिंग लीडर का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू हर्शे एंड ब्लेंचर, तो बताइए कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा है और उसका टास्क कैसा है। हाँ सोनी, कल की क्लास में आप नहीं थी ना, और मुझे लगता है रिकॉर्डेड क्लास भी आपने नहीं देखी है, इसलिए समझ में नहीं आ गया। दिनेश आप बताइए, दिनेश कल की क्लास में थे। अभी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, लेकिन थोड़ा देखती हूँ जो लोग जुड़े हैं वो लोग बताएं। 5 लोग जुड़े हैं तो प्लीज 5 लोग बताइए, आप लोग, रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोग तो बोलते नहीं हैं, गलत ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार में चीजें समझ में आ जाती हैं, एक बार में नहीं समझ में आती। मैं समझाऊंगी 2 बार 3 बार समझाऊंगी, फिर आप खुद से समझेंगे, चार्ट बनाएंगे, तब समझ में आएगा। क्योंकि ये मॉडल इतना आसान नहीं है। और क्वेश्चन आ गया इससे, तो अगर आपको आता है तो 2 नंबर दिख जाएगा आपको। जिसको आ रहा है वही बता दे कि पार्टिसिपेटिंग टाइप का जो लीडर होगा उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, रिलेशनशिप बिहेवियर कैसा होगा, और उसका टास्क का बिहेवियर कैसा होगा। सारे लोग बताइए जितने लोग जुड़े हैं। वेरी गुड। सोनी आपने सही बताया है कि रिलेशनशिप कैसा होगा, उसका हाई होगा। और और जो उसका टास्क बिहेवियर है वो लो होगा, क्योंकि इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या दिखा रहा है, हाई दिखा रहा है, और इसमें नीचे क्या दिखा रहा है, लो दिखा रहा है। हाँ, अभिज्ञान आपका भी सही है, वेरी गुड। दिनेश आप बताइए।
मॉडल बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक मॉडल आ गया ना तो इसके पहले वाला ब्लैक वाला है वो भी आप समझ गए। दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें जो लीडरशिप की क्वालिटी है अलग-अलग करके दी गई है और कुछ नहीं है, लेकिन है एक ही। समझना एक ही तरीके से समझना है। बताओ भाई, क्यों नहीं कोई बोल रहा है? ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ। ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? हर्शे एंड ब्लेंचर के द्वारा दिया गया है ये मॉडल। और इन्होंने जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो 4 तरीके से बता दी है। एक कैसा होगा, डेलीगेटिंग होगा, और दूसरा पार्टिसिपेटिंग होगा, तीसरा सेलिंग होगा और चौथा होगा टेलिंग होगा। ये आपने बता दिया। और इसका शॉर्टकट याद कर लीजिए आप लोग, DPS। ओके, DPST मतलब कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपका बच्चा क्या गया, टेस्ट देने गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपका बच्चा टेस्ट देने गया है। तो डी फॉर हो गया डेलीगेटिंग, पी फॉर पार्टिसिपेटिंग, एस फॉर सेलिंग और टी फॉर टेलिंग। ओके, तो बच्चा जब टेस्ट देने गया तो उसका फर्स्ट रैंक आएगा, सेकंड रैंक आएगा, या थर्ड रैंक आएगा, या फोर्थ रैंक आएगा। आपने परसेप्शन बना लिया अपना। परसेप्शन बनाते ही आपको ये मॉडल याद हो गया। फिर हम नीचे लो लिख लेंगे, इधर जाने पे हाई होगा और ऊपर जाने पर भी हाई होगा। आपका मॉडल बन के तैयार हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक, आप कैसे बनाएंगे? आप ऐसे करेंगे, हम्म, ठीक है। यहाँ करेंगे आप डी, यहाँ पी हो गया, यहाँ यस हो गया, तो यहाँ हो गया टी हो गया। ओके, यहाँ अब लो हो गया और इधर जाने पे हाई हो गया, ऊपर जाने पर भी हाई हो गया। बस तुरंत आपको ये चीज बना लेनी है और बनाते ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और ज्ञान बच्चे नहीं है, अपने घर का कोई बच्चा कर लीजिए। ठीक है, आपके घर में बच्चे होंगे, आपके रिलेटिव में होंगे, कोई बहुत क्लोज होगा, दीदी होंगी, चाचा होंगे, आपके कोई भी होगा, ठीक है, उनके बारे में सोच के करिए। ठीक, DPST, कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चा टेस्ट देने गया। ओके, जिसके खुद के बच्चे हैं वो खुद के मान ले, दिल्ली पब्लिक स्कूल तो बहुत अच्छा स्कूल है ना। तो जिसके नहीं है वो अगल बगल के किसी बच्चे को अपना बना ले। ठीक है, वो फ्री है। तो आपको बस ऐसे मॉडल याद करना, तुरंत मॉडल। अब इससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, हम क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम पूछ लें कि सेलिंग लीडरशिप वाला जो व्यक्ति है वो कैसा होगा, तो उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि उसका उसका जो बिहेवियर है वो हाई होगा और टास्क कैसा होगा, वो भी हाई होगा। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए, टास्क लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे बिहेवियर लिख लेंगे। बस आपका मॉडल बनके तैयार होगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना हमको बना के याद कर लेना है। आगे समझ में सबको? अब आगे चले हम। आ गया? अब मैं आगे चल रही हूँ, कोई बोल नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया। ओके, नहीं आ गया तो आप एक बार फिर से बता दीजिए, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे फिर बता दीजिए, एक बार मैं फिर से बता दूंगी एक बार। ओके, अब हम लोग ये तो पढ़ चुके थे ना, 3 डायमेंशन। सिक्स सिग्मा की जो बात हुई थी, इसमें अभिज्ञान ने पूछा था, जो बेल्ट के बारे में पूछा था ना, व्हाइट बेल्ट और येलो बेल्ट, ढेर सारी बेल्ट है ना, ब्लैक बेल्ट, इसको मैंने पढ़ा। ये क्या है कि ये आपके कोर्स की चीज नहीं है, इस वजह से ये कोर्स में नहीं, जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ कोर्स में नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि सिक्स सिग्मा ना एक कोर्स कराया जाता है। सिक्स सिग्मा का मतलब क्या है? सिक्स सिग्मा इज क्वालिटी मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। ये एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट की जाती है, मतलब कि एरर खोजा जाता है। हाँ, मैं सब याद रखती हूँ। तो इसमें बस ये चीज है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोर्स हो गया, ठीक है, जैसे कि मैं क्या बताऊं, आपको जैसे एसी फ्रिज बनाना है, ठीक है, तो आपको उसका कोर्स करना पड़ेगा।
किसी कंपनी में आपको एसी फ्रिज रिपेयर वाली कंपनी कोई है, उसमें आपको जाना है, तो क्या करना है, तो उसका कोर्स करना पड़ेगा। तो वो कोर्स आप अपने से भी कर सकते हैं और वो कोर्स कंपनी के थ्रू भी कराया जा सकता है। तो उसी तरह ये होता है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा जो क्वालिटी मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी होती है कि हमें क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये हम खुद से भी सीख सकते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट में जहाँ आप किसी कंपनी में गए तो वो भी सिक्स सिग्मा का आपको ट्रेनिंग देगा। तो वही ट्रेनिंग अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है कि आपको कैसी डिग्री दी गई, आपको व्हाइट बेल्ट की डिग्री दी गई, आपको येलो बेल्ट की डिग्री दी गई, आपको ब्लैक बेल्ट की दी गई। 5 तरीके का बताया गया है ना इसमें। तो बस यही है उसमें। तो ये हमारी टेक्निकल चीज़ है, ये बहुत बड़ी लेवल की होती है, ये कंपनी वगैरह में होती है। हमको क्या करना है, हमको एजुकेशन फील्ड में रहना है, तो एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं आएगी। लेकिन अभिज्ञान ने पूछा था, तो इसलिए मैंने देखा कि ये है क्या। अभिज्ञान ने पूछा कि मुझे इसके पहले नहीं पता था, पर अच्छा हुआ पूछा, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे भी मिल गई और आप लोग को भी मिल गई। तो थैंक यू अभिज्ञान उसके लिए। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया करिए, ज़रूरी नहीं कि मुझे सब चीज़ आ ही रहा है, मैं सब चीज़ बता ही दूँ, ठीक है? कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं, कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो ठीक है, उसको हम अगली क्लास में उसको कवर कर लेंगे। तो जैसे बेल्ट वाली बात हुई थी, तो आपको क्लियर हो गया कि एक तरीके का मान लीजिए कि व्हाइट बेल्ट है, इसका मतलब हो गया कि आपका इस चीज़ में सिक्स सिग्मा में डिप्लोमा हो गया, ठीक है? और सबका अलग-अलग होता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बस सिर्फ़ ऐसे उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। जैसे कि आपको येलो बेल्ट मिल गया, इसका मतलब है कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास किसी भी चीज़ का सर्टिफ़िकेट हो गया वो, ठीक है? ब्लैक बेल्ट हो गया, इसका मतलब आपके पास उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई। तो अलग-अलग टाइप में होते हैं, ये कंपनी लेवल पे होता है सिक्स सिग्मा। और हमको क्या यूज़ करना है, हमको एजुकेशन के लेवल पे यूज़ करना है, तो उतना हमको जाने की ज़रूरत नहीं। सिक्स सिग्मा में क्या-क्या होता है, डिफाइन होता है, मेजर होता है, एनालिसिस होता है, इम्प्रूव होता है, कंट्रोल हुआ। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विलियम एडवर्ड्स डेमिंग, ओके? तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इन यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आते हैं, पीडीसीए साइकिल जो इन्होंने दी थी, डेमिंग ने दी थी, पीडीसीए साइकिल दी थी। वेलकम अभिज्ञान। तो पीडीसीए साइकिल दी थी, जिसको बोलते हैं डेनिम व्हील भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या बताया था, पीडीसीए का मतलब क्या हो गया, प्लान करना है, डू करना है, चेक करना है और एक्ट करना है। प्लान, डू, चेक, एक्ट, ओके? यही इन्होंने बताया। प्लान का मतलब है कोई चीज़ क्या करेंगे, पहले हम प्लान करेंगे, फिर उस पे उसकी खाका तैयार करेंगे कि हम कैसे-कैसे वो चीज़ करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक का मतलब जैसे हम लोग पढ़ते आए ना, उसको इवैल्यूएट करेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है कि चेक करेंगे, फिर उसके बाद अपने प्लान को हम क्या करेंगे, एक्ट कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। सिर्फ यही है। तो आप लोग इसमें सिर्फ यही याद करके चलेंगे, विलियम एडवर्ड डेमिंग का क्या आता है कि पीडीसीए मॉडल या साइकिल, ठीक है? डेमिंग, इसको डेमिंग व्हील भी कहते हैं, एडवर्ड ने दिया है इसको। और इन्होंने क्या बताया है, रिपीटेशन ऑफ दिस स्टेप फ्रॉम ए साइकिल ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ठीक है? इसमें क्या होता है, प्लान फॉर चेंज टू ब्रिंग आउट इम्प्रूवमेंट। हम जो प्लान बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, वो हम प्लान किस लिए बनाते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। देखिए ये जो बातें चल रही हैं, ये आपकी चल रही हैं, अभी आपका चल रहा है, इसमें सही से लिखाता नहीं है, पता नहीं क्या। हाँ, पेन सही नहीं है। यूनिट सी, 9 का यूनिट सी चल रहा है, ठीक है? तो यूनिट सी में आपके लिखा है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है कि हमें क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी है। पूरा यूनिट सी इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो आप, अगर आपको इतना भी याद रहता है कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट से का है, तो भी आपको थोड़ा-सा, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो तुक्का लगाने में थोड़ा आराम हो जाता है, ठीक है? इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आप लोग सिलेबस भी थोड़ा पढ़ा करिए। जो सिलेबस चल रहा है उसको एक दिन तो ध्यान में दीजिए, क्या-क्या टॉपिक है, क्या-क्या इसमें मैम पढ़ा रही है, क्या-क्या हमको पढ़ना है, क्या-क्या मुझे नहीं समझ में आया, कहीं और से पढ़ लें हम, ठीक है? एकदम नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया, मुझसे फिर से पूछ लें। तो थोड़ा आप सिलेबस लिया करिए। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मेरे पास, मैं जब भी पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ, मेरे पास हमेशा सिलेबस रहता है। आप देख रहे हो मेरे सिलेबस की क्या हालत हो गई है ना? अभी मैं 1 महीना पहले ही न्यू सिलेबस निकाली थी फिर से, लेकिन इसकी हालत बिगड़ गई क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ रहता है, इसीलिए इसकी हालत बिगड़ गई एकदम। तो इसमें बताया गया है, प्लान फॉर चेंज टू ब्रिंग आउट इम्प्रूवमेंट। जो प्लान करते हैं वो क्यों करते हैं, वो हम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। डू चेंज एंड ए स्मॉल स्केल फर्स्ट टू ट्रायल देम। पहले हमको कोई भी चेंज करना होगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा अमाउंट कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है? उस पे हम उसको चेंज करके देखेंगे। जैसे कि कोई प्लान हम बना रहे हैं, इंडिया पे जितने बच्चे हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हम बना लिए कि 3 साल के जितने बच्चे हैं,
उनका हमको उनके लिए कोई स्कीम निकालना है हमको। तो हमने क्या किया, तो हमने उसका प्लान बना लिया कि उन बच्चों को हमें कुछ प्रोवाइड करना है। जैसे कि मान लीजिए 3 साल से कम वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं और ऐसा है भी। तो उनको उनके लिए स्कीम निकाली गई। तो उनके लिए स्कीम किसके थ्रू निकाली जाएगी? आंगनबाड़ी के थ्रू, क्योंकि आंगनबाड़ी जो होती है वही 3 साल वाले जो बच्चे होते हैं वो उनके यहाँ ही पढ़ने आते हैं। तो उनके उनके थ्रू हम गाँव से भी जुड़े रहते हैं आंगनबाड़ी के थ्रू। तो ठीक है, हम ये सोच रहे हैं एक स्कीम निकालते हैं कि जो बच्चे कुपोषण है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि सतुआ वगैरह जो आंगनबाड़ी लोग को दिया जाता है, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, दलिया दिया जा रहा है, दाल दिया जा रहा है हम लोग को, चावल दिया जा रहा है, हाँ? गेहूँ भी आता है कभी-कभी और तेल आता है, रिफाइंड, सरसों सब आता है। वो इसीलिए आता है कि जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनको भी देना है और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी देना है। तो ये स्कीम सरकार ने निकाली। तो ऐसा नहीं है कि पहले प्लान बना लिया और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया कि जितने लोग हैं उनको दे दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा-सा। मतलब कि एक थोड़ा-सा हम उसको क्या करेंगे, एक छोटे स्केल पे, मतलब कि अब किसी राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम देखेंगे कि अगर ऐसा करते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो ट्रायल के लिए हम देखते हैं। फिर क्या होता है, चेक टू सी इफ चेंज आर वर्किंग एंड द इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो बताएं कि हम इवेल्युएट करते हैं कि जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपना प्लान वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा करने से उनको जो अनाज उपलब्ध कराने से, तेल उपलब्ध कराने से जो सतुआ मिलता है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? पुष्टाहार बोलते हैं। हम लोग तो हिंदी में जैसे मतलब बोलचाल की भाषा में सतुआ बोलते हैं ना गाँव में लोग, उसको बोलते हैं पुष्टाहार। तो जो पुष्टाहार है वो बच्चों को फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम उसका चेक करते हैं और अगर वो बेनिफिट है तो ग्रेटेस्ट अमाउंट में, मतलब कि बड़े लेवल पे हम उस चीज़ को लगाते हैं। यही बताया गया है डेनिम में। पढ़ाते समय भी जब मैं बता रही थी आप लोगों को, तो भी बोला था कि मतलब इंट्रोड्यूस करा रही थी पार्ट सी में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो भी बताया था कि डेनिम इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान देके चलिएगा डेनिम का। डेनिम, ओके? एक बार हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। इन चरणों की पुनरावृत्ति निरंतर सुधार का एक चक्र बनाते हैं। मतलब इन्होंने एक चक्र बताया है कि ऐसे-ऐसे करना है, ओके? पहले क्या करना है, पहले हमको प्लान करनी है, ओके? फिर डू करना है, फिर हमको चेक करना है, फिर हमको एक्ट करना है। PDC पे यही बताया था ना? तो यही है, ठीक है? एक तरीके से व्हील बताई है इन्होंने। तो सुधार लाने के लिए बदलाव की योजना बनाएँ। पहले प्लान लाना है हमको। प्लान मतलब क्या हो जाता है? योजना। हिंदी में भी देख लीजिए इसका। योजना बनानी। फिर हमको क्या करना है, डू करना है, मतलब कुछ करना है, बदलाव ले आना है उसमें। तो उसके लिए क्या करना है हमको, उन्हें परखने के लिए छोटे पैमाने पर बदलाव लाएँ, ठीक है? और सी का क्या हो जाएगा, फिर उसमें चेक करेंगे, जो मॉडल हम बनाए हैं वो छोटे लेवल पे पहले काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, फिर उसके बाद हम उसको बड़े लेवल पे करेंगे। तो चेक कर लें कि हाँ सही है, मॉडल तो सही है, काम कर रहा है, इससे बच्चों का जो कुपोषण है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसको बड़े पैमाने पे परिवर्तन लाने के लिए उपयोग करेंगे, परिवर्तन से बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। ऐसा एजुकेशन फील्ड में भी होगा और ऐसा क्या होगा, ऐसा कंपनी वगैरह में भी होगा। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये आपका ये सब चीज़ें आपकी कंपनी में भी आती हैं, कॉमर्स में भी ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन ये आपकी एजुकेशन में दी गई है तो हमको उसको पढ़ना है, तो उसको क्यों पढ़ना है? उसको हमको एजुकेशनल चीज़ को लेके पढ़ना है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इनकी 1-2 बुक्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। आउट ऑफ क्राइसिस द न्यू इकोनॉमिक ऑफ फॉर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, ये 2000 में आई थी, ये 1986 में आई थी। बुक्स वगैरह तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है ना? देख लीजिए, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए और टिक कर जाए कि अच्छा वही था। बुक तो बहुत सारी है लेकिन 2 इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, ओके। अब आप हम लोग पढ़ेंगे पार्ट डी। पार्ट सी आपका हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में क्या देखते हैं हम लोग? चेंज मैनेजमेंट है, मतलब कि मैनेजमेंट में हमको चेंज कैसे लाना है। अब तक हम लोग क्या-क्या पढ़े? अब तक हम लोग पढ़े एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि हमारा एजुकेशन का मैनेजमेंट कैसा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। फिर पार्ट 1 में पढ़े, पार्ट बी में पढ़े हम लोग कि लीडरशिप कैसी रहेगी एजुकेशन में। सारा पार्ट उसमें पढ़ लिए, ठीक है? उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़े हम लोग। कैसा ये डिफरेंस है, समझे नहीं? और पार्ट सी में हम लोग क्या पढ़े कि हमको एजुकेशन की क्वालिटी कैसे मेंटेन करके चलनी है। अब इसमें पढ़ेंगे कि एजुकेशन में हमको चेंज कैसे लाना है मैनेजमेंट में, क्या करके
1986। हाँ। अच्छा, आप कहीं देखे हैं उसमें 82 लिखा है क्या? ये वाली बुक 82 में आई है जहाँ से आप देखे हैं? ओके, ठीक है, मैं थोड़ा एक बार और चेक कर लूँगी। वैसे तो मैं साइट से इसको देखी थी और अरिहंत में लिखा है, तो ठीक है। अरिहंत में वैसे मिसप्रिंट भी रहता है, ये सब जानते हैं कि अरिहंत का थोड़ा-सा मिसप्रिंट रहता है। ओके, मैं एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक कर लूँगी, फिर बताती हूँ। विज्ञान लगता है आप अरिहंत से खूब पढ़ रहे हैं ना? हुँ। एक बार वैसे चेक कर लेती हूँ, हो सकता है जहाँ से मैंने उठाया साइट से वहीं पे वो मिस्टेक, दोनों बात हो सकती है। एक बार चेक कर लेंगे। खूब अरिहंत से पढ़ाई हो रही है, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि चेंज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में चेंज कैसे-कैसे होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, नीड क्या है, प्लान क्या होते हैं, ठीक है? और 3 स्टेप बताए गए हैं जो अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग होता है। इसमें तो बहुत बड़ा ये पार्ट डी का सिलेबस बहुत बड़ा है। इतना मैं आज कवर करने की कोशिश करूँगी। हाँ, कर लेंगे बाद में। और फिर क्या होगा? जापानीज़ मॉडल 2 दिए गए हैं, जस्ट इन टाइम एंड पोका यूके। ओके? तो हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं कि चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। द पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट initiative to successful implement strategy and method of effecting change and helping people to accept and adapt to change. चेंज मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में कोई कमी आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसको चेंज करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोई इंस्टीट्यूट आपका है, ठीक है? एक अच्छा इंस्टीट्यूट बता देती हूँ, फिल्डर फॉर्म, ठीक है? इसी का उदाहरण लेके चलते हैं हम लोग को। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, क्लास लेने में दिक्कत आ रही है मुझे, आपको क्लास जॉइन करने में समझ में नहीं आ रहा है, कोई और दिक्कत आ रही है, आप अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहे हैं, जो भी दिक्कत आ रही है। जैसे कि अभिज्ञान ने बताया था कि ये क्या आ रहा है, बार-बार इसमें अपना नेम और नंबर आ रहा है, ठीक है? तो ये सही बात है, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है ये चीज़। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सजेशन दिया कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। तो ये किस लिए दिया? ये मैनेजमेंट जो चल रहा है उसमें चेंज करने के लिए दिया। और क्यों दिया? क्योंकि ये क्या होगा, इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, डेवलपमेंट होगा, हम उसकी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई इधर आ रहा है तो हम उसको चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा कि चेंज द मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें उसमें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें उसमें निकालते हैं। जो एरर आता है उसको निकालते हैं और अच्छी चीज़ जो होती है, जैसे हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड कोई ऐसी स्कीम लाना, कोई ऐसी चीज़ लाना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐसे हमारा मैनेजमेंट चेंज होता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, अभी तो आगे आने वाला है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें करना है। चेंज मैनेजमेंट नीड, ठीक है? इसको हम लोग देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी। क्यों मैनेजमेंट का चेंज करते हैं? जैसे कि फिलर फॉर्म है, ठीक है? इसमें हमको कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो चेंज करेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता था, अब पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। हम तो किए नहीं, आप लोगों ने किया होगा। तो पीडीएफ डाउनलोड है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी आ गई ना, कुछ चीज़ें हमने ऐड की, इसमें टेक्नोलॉजी ऐड की। तो अब ये हो रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि अभी हम लोग बात नहीं कर पाते क्लास के दौरान, ठीक है? बच्चे को हमको वो देखना पड़ता है, मैसेज देखना पड़ता है तो समझ में आता है। कोई टेक्नोलॉजी इसमें ऐसी आ जाए कि हम बच्चों का फेस भी देख पाएँ, तो आमने-सामने बात हो पाए, जैसे गूगल मीट पे होता है। तो ये भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाता है कि क्यों चेंज कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन इन न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब जो नई तकनीकी है उसका क्या ना, मतलब उस चीज़ को इसमें लाना, तो इसलिए भी चेंज होता है। और क्या हो जाता है? मर्ज करना। जैसे कि
कुछ चीज़ें जो होती हैं एजुकेशन में, 2-3 चीज़ें होती हैं, नई-नई पॉलिसी या कुछ भी है, तो 2-3 चीज़ों को जब हम एक साथ ले आते हैं, उसको मर्ज करना हो गया, ओके? चेंज इन लीडरशिप, जो लीडर है हमारा, जो हमारा मैनेजर है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? मैनेजर को चेंज करेंगे, तो इसलिए भी हम चेंज करते हैं। और चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है। कल्चर से मतलब क्या होता है? स्कूल के कल्चर से आपको ये मतलब लगाएँ कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का बच्चों का टीचर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मतलब फैसिलिटी वगैरह नहीं है। लड़के-लड़कियों का सही से वहाँ हर चीज़ का टॉयलेट और बाकी जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो सही नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर हमें उनके कल्चर में ले आना है चेंज, तो भी हम कुछ ना कुछ चेंज करेंगे उस चीज़ को अच्छा करने के लिए। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मतलब वहाँ का जो कल्चर है, उसके चेंज करने की जब कोशिश करेंगे, तो वो हो जाएगा चेंज इन मैनेजमेंट। ये मतलब उसकी नीड के बारे में हम बात करें कि क्यों हम करते हैं, क्या-क्या उसकी आवश्यकता है। टाइम्स ऑफ ए क्राइसिस, मतलब एक संकट के समय में, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, एक इंस्टीट्यूट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो कोई संकट आ गया मतलब, तब भी हम कुछ ना कुछ उसमें चेंज करेंगे, ठीक है? मान लीजिए कि जैसे हम लोग के यहाँ भी चेंज होता रहता है। अभी क्या हो रही है? अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, मतलब हर जगह नहीं हो रही है, लेकिन अब यूपी, बिहार में हुआ, राजस्थान में हुआ, इन सब जगह जाएँगे, मध्य प्रदेश, तो इस सब में, और फिर ये जो साउथ के है, साउथ के जितने स्टेट हैं, वहाँ पे भी इस समय धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस समय ऐसा हो रहा है कि जो स्कूल है बच्चों का, वो थोड़ा पहले कर दिए, 1-2 घंटा पहले उनकी छुट्टी कर दी जा रही है। तो ये क्या एक संकट का समय है कि बच्चों की तबीयत खराब ना हो, दिक्कत ना हो, तो हम चीज़ों को थोड़ा-सा इसमें चेंज कर दिए। तो मैनेजमेंट में चेंज हुआ ना, तो ये इसकी नीड हुई, हमें नीड है कि हमारे पास संकट आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो भी हम अपने मैनेजमेंट को चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 स्टेप ऑफ चेंज। ये अच्छा टॉपिक है, वो तो अभी आप लोग तो नाम से ही आपको क्लियर होगा, उसमें तो बताने की कोई वो नहीं था, ठीक है? अब आप इसको पढ़िए कि आप फ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग क्या होता है, ठीक है? इसका हिंदी खोज के लिए आई हूँ, अनफ्रीजिंग चलती फिर से जमना, जो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है? तो आप लोग इंग्लिश में इसको लेके चलिएगा। इतना तो पता होगा, अनफ्रीज सब लोग जान रहे हैं, मूविंग और रीफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब है, ठीक है, मान लीजिए आपको पनीर खाने का मन हो रहा है, हुँ? पनीर खाने का मन हो रहा है और आपके फ्रिज में पनीर रखी है, ठीक है? तो आपके फ्रीज़र में पनीर रखी हुई है। आप बस इसको ऐसे एक व्यवहारिक तौर पे समझिए, फिर हम इसका पूरा मॉडल बताते हैं। आपके 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 जो वो है रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसमें पनीर रखी हुई है, ठीक है? तो आपको पनीर की सब्ज़ी खानी है, तो आप पनीर उसको निकालेंगे ना, पनीर निकालेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? पनीर का निकालना आपका हो गया अनफ्रीज़, मतलब फ्रिज में से निकाल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में रखा है, वो पूरी तरह से बर्फ जम गया है उसका, हाँ? तो पनीर आप निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा अनफ्रीज़ हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसको चेंज करने के लिए, मूविंग हो रहा है ना, वो आप निकालें, उसके बाद आप उसको थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ, उसके बाद काट-पीट के आप उसको बनाएँ, ठीक है? तो वो हो जाएगा मूविंग हो गया, मतलब कि काम चल रहा है आपका। फिर पनीर की सब्ज़ी खाई, 4-5 पीस बच गया, फिर आप उसको क्या कर दिए, रीफ्रीज़, पुनः फिर से फ्रिज में हम लगा देते हैं और खाते रहते हैं। अच्छा सामान रहता है तो नहीं फेंकते हम लोग, याद है ना? हम लोग फ्रिज में रख-रख के खाते हैं उसको। तो ऐसा करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, एक व्यवहारिक तरीके से समझने का तरीका है कि अनफ्रीज़ क्या है, मूविंग क्या है और रीफ्रीज़ क्या है। अब हम लोग एक-एक करके देखते हैं इसको। अनफ्रीज का मतलब हो गया कि दिस स्टेज इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। इसमें अनफ्रीज का मतलब कि अब हम कैसे करेंगे, अब हम व्यवहारिक तौर पे समझ लिए हैं। अनफ्रीज का मतलब कि किसी भी चीज को, जो रनिंग कंडीशन चली है, उसको थोड़ा सा बाहर नहीं जाना, मतलब कि हमको चेंज करना है, तो पहले कहीं से उसको बाहर निकालेंगे। हम्म, ठीक है? तो ये हो जाएगा अनफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब होता है, अब हम इसको किसको पढ़ेंगे, एजुकेशन के फील्ड में पढ़ेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में इसका क्या मतलब है। दिस स्टेज इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। इस चरण में परिवर्तन के लिए संगठन को तैयार करना है। जैसे कि मान लीजिए, अनफ्रीज का मतलब ये हो गया कि हमारे इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम उसमें चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी स्कूल वाला उदाहरण लिया कि स्कूल में हमको क्या करना है, हमको बच्चों का
स्कूल जो है वो 12 बजे तक ही करना है, 2 बजे को छोड़ के। पहले 2 बजे होता था, अब 12 बजे। तो क्या हुआ, 1-2 दिन पहले हम गार्जियन को नोटिस दे देते हैं ना, उनको अनफ्रीज कर देते हैं। वो तो पूरा फ्रीज में है, मतलब उनका काम चल रहा है, वो रोज आ रहे हैं, 10 बजे बच्चा छोड़ रहे हैं, 2 बजे लेने आ रहे हैं, ठीक है, उनका काम चल रहा है। तो हमें उसको अनफ्रीज करना है, मतलब जो उनकी रूटीन चल रही है उसको तोड़ना है, उनको न्यू हमारा जो चेंज है उसके लिए तैयार करना है। तो हम पहले 1-2 दिन पहले उनको नोटिस दे देंगे कि 1 दिन तो पहले बताएंगे ही कम से कम कि कल से क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से बच्चों की छुट्टी कितनी बजे हो गई, 12 बजे हो गई। तो ये क्या हुआ, ये उनको हम अनफ्रीज कर रहे हैं। दिस स्टेज, इसमें क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं कि जो चेंज आने वाला उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं इसमें। The main focus is on creating the motivation to change. Change is more likely to be successful when those involved and prepare for that what will happen. इसमें क्या होता है, मुख्य फोकस बदलाव के लिए प्रेरणा पैदा करने पर है। परिवर्तन के सफल होने की संभावना तब अधिक होती है जब इसमें शामिल लोग जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो। और अगर इसमें ये दिया गया कि परिवर्तन तभी होगा कि जब जो इसमें शामिल लोग हैं वो उसके लिए तैयार रहें। अभी हम बोल दिया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से कि 12 बजे तक आपकी छुट्टी होगी, लेकिन गार्जियन तैयार ही नहीं है कि बच्चा घर आके बहुत बदमाशी कर रहा है, हम 12 बजे के बाद, मतलब 12 बजे तक नहीं ला, उसको 2 घंटा और रखिए। कहा जाता है ना कि बहुत घर में परेशान कर रहा है, बढ़िया है स्कूल चले जाए, 2-3 घंटा रह के आए, ठीक है। तो 2 घंटा पहले आना वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग को लग सकता है, लेकिन ठीक है, बच्चे का हमको हेल्थ में ध्यान रख के ऐसा फैसला लिया गया। तो जो उसके इसमें फील्ड में है वो क्या है, वो उसको चेंज करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। ये ज़रूरी है कि चेंज लाने के लिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग समझ में आ गया क्या? हाँ, ठीक है। इस प्रोसेस में चेंज के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, मतलब एक तरीके से जैसे हमने बोला कि मैसेज देते हैं कि कल से स्कूल 12 बजे होने वाला है। सिर्फ आप ये एग्जांपल याद कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं चेंजिंग। तैयार हो गया कि हाँ ठीक है 12 बजे स्कूल बंद हो जाएगा, तो तो पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे 12 बजे अपना बच्चा लेना। तो दिस स्टेज इन्वॉल्व प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो चेंज होता है उसकी प्लानिंग होती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब 12 बजे छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर निकले, जो हमारी प्लानिंग थी वो इम्प्लीमेंट हो गई और बच्चे सब गए 12 बजे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ। वंस ए चेंज हैज बीन initiated, it is important not to lose momentum. As change involves learning, this stage entails providing employees with new information, new behavior models or new way of looking at things. इस चरण में परिवर्तन की योजना बनाना और उसे लागू करना शामिल है। एक बार बदलाव शुरू हो जाने के बाद यह महत्वपूर्ण है कि गति न खोएं, क्योंकि परिवर्तन में सीखना शामिल है। इस चरण में कर्मचारी को नई जानकारी, एक नए मॉडल मतलब देने का तरीका है। ठीक है, जैसे आप इसको अगर आपको जो लिखा है उस सभी तरीके से समझना है, तो इसका ये हो गया कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और वो हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उनको हमको देना है। जैसे कि मान लीजिए जो आजकल चला है स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, बड़ी सी बोर्ड रहती है ना, बहुत सारे कोचिंग में लोग पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है। एक बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड रहता है और उस पे लोग लिखते हैं, स्लाइड वगैरह दिखती है, ठीक है। उसको न्यू टेक्नोलॉजी आई और हम अपने टीचर्स को बताना चाह रहे हैं, तो एक दिन पहले हम लोग बता दें कि कल आपकी मीटिंग है, उसमें ये चीज़ आपको बताई जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, वो अनफ्रीज हो गया, मतलब कि चीज़ों को बताई जा रही है कि ये चीज़ नया बदलाव हो रहा है और आपको जानना है उसमें, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर जो दूसरा स्टेप आया चेंजिंग, मतलब अगले दिन हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाइट बोर्ड ये जो आया है, क्या बोलते हैं इसको, जो स्मार्ट बोर्ड आया है उसको चलाते कैसे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपनी जो पॉलिसी है, अपनी कोई चीज़ है वो क्या हो रही है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आ गया चेंजिंग में। और रीफ्रीजिंग में फिर क्या हो जाएगा, इस चरण में काम करने की नई तकनीकों को शामिल करना। उसके बाद जो टीचर है वो पूरी तरह से समझ गए कि हमारा जो स्मार्ट बोर्ड आया वो कैसे काम करता है, इसमें फिर वो रीफ्रीजिंग, मतलब कि फिर से वो टीचिंग शुरू हो गई उनकी। तो ये रीफ्रीज हो गया। दोनों मॉडल, ये तीनों मॉडल समझ में आ गया, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रिफ्रीजिंग। अगर उसका उदाहरण लेना है आपको छुट्टी वाला, तो यानी 12 बजे छुट्टी हो गई, बच्चे गए, फिर उसको अगले दिन से फिर वो चीज़ शुरू होगा कि 12 बजे ही छुट्टी होने लगी, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रीजिंग हो जाएगा।
एग्जाम्पल देके मैंने समझाया, आगे समझ में सबको, और बहुत ज़्यादा इसकी डिफिनीशन याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें कॉन्सेप्ट समझना है इसका। इसमें क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपका कि रिफ्रेजिंग का डिफिनेशन क्या, आपसे ये पूछ सकता है कि किस चरण में जो इस चरण में संगठन के काम करने का तरीकों को शामिल है, किस चरण में फिर से काम करने का तरीका जो होता है वो क्या हो जाता है, वो एज इट इज हो जाता है, तो आप बता देंगे रिफ्रेजिंग, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि किस चरण में हमें जो नई तकनीकी आ रही है, जो नई चीज को इंट्रोड्यूस करना है, तो किस चरण में हम पहले क्या करेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे, ठीक है। तो वो कब हो जाएगा, अनफ्रीजिंग। मैं मूविंग और चेंजिंग एक ही है क्या? नहीं नहीं, मूविंग का मतलब है कि वो काम हो रहा है, और चेंजिंग का मतलब हो रहा है कि वो फिर से अगले दिन से भी वही काम होने लगेगा। जैसे कि ठीक है, अब एक उदाहरण लेके चलिए कि डिजिटल बोर्ड की क्या देना है, ट्रेनिंग देना है। डिजिटल बोर्ड की हमको ट्रेनिंग देना है, ठीक है। ये क्या लिख दिए, डिजिटल बोर्ड होगा ना, हाँ, डिजिटल बोर्ड की ट्रेनिंग देना है। तो ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट ने सारे जो टीचर है सबको मैसेज दे दिया, नोटिस निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनफ्रीज, ठीक है, अनफ्रीज हो गया। और फिर क्या हो गया, ये नोटिस निकल गई, फिर क्या हो गया, उस दिन उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है, मूविंग, मतलब काम चल रहा है। मूविंग का मतलब क्या होता है, कोई काम चलना। और अगले दिन से टीचर उस टेक्नोलॉजी का यूज करने लगेंगे, यूज होने लगा टेक्नोलॉजी का, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेजिंग, मतलब जो हमारा टीचिंग मेथड है वो इस पे चलने लगा, तो ये हो जाएगा रिफ्रेजिंग। ओके, अब आगे समझ में और अच्छे से। सब लोग बता दो भाई, जो लोग जुड़े हो सब लोग बताइए। एक दिन ना मैं पेनाल्टी लगाऊंगी, ठीक है। जो लोग नहीं बोलेगा वो क्या करेगा, आप लोग इतने दूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, नहीं तो मुझे चॉकलेट खिलानी पड़ती पास रहते तो, जो नहीं बोल रहे हैं। ये पेनाल्टी लगा देती हूँ, ठीक है। हाँ, एक बार आओ, ठीक है। 3 स्टेप दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, कि अगर हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई चेंज ले आना है, हुँ, तो उसके 3 स्टेप दिए हुए हैं। कोई भी चेंज हम अपने इंस्टीट्यूट में ले आते हैं, तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। क्या-क्या होते हैं? अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। ये क्या है? ये एक तरह से 3 तरीके के टर्म दिए गए हैं। ओके? इसका मैं आपको उदाहरण लेके समझाती हूँ। ठीक है? जैसे कि हम बोले कि आपका हर संडे को क्या होगा? पीवाईक्यू होगा। अब आप अपना लेके समझिए तो समझ में आएगा। आपका हर संडे को पीवाईक्यू होगा, तो हम आपको क्या करते हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, फ्रीज होके बैठे हुए हैं, जमे पड़े हैं एकदम, ठीक है? पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ना पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? बस ऐसे ही चल रहा है सब। तो आप फ्रीज होके बैठे हुए हैं एकदम, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन हम आपको अनफ्रीज कर दिए कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब क्या होगा, अब आपको पीवाईक्यूज़ देना है संडे से। तो संडे का जो पीवाईक्यू होगा वो आपको हम पहले नोटिस दे दिए, आज ही, आज कौन सा दिन है, ठीक है। तो आज ही मतलब 3-4 दिन बचा है संडे में ना, तो आज ही हम आपको दे दिए कि अगले संडे को आपका, अगले संडे से डेली आपका पीवाईक्यूज आपको देने हैं, 20 पीवाईक्यूज आपको डेली देने हैं। तो ये हो गया, ये जो चेंज लाना, हमको एक चेंज लाना है कि बच्चे जो हैं हमारे वो अच्छे से मतलब नंबर अच्छा लाएं, पीवाईक्यू वगैरह बढ़िया से कर लें, उनको अच्छे से समझ में आए कुछ चीज़ें। तो हमें आपके अंदर ये चेंज लाना है कि ठीक है, कि ये भी आप मान लीजिए कि आज तक पीवाईक्यू नहीं होता था, हमें ये अपने सिस्टम में चेंज लाना है। अब तक क्या हो रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, क्लासेस चल रही हैं, 2 चीज़ हो रहा है, पर हमें इसमें चेंज लाना है, हमें एक चीज़ और ऐड करना है, पीवाईक्यू ऐड करना है। तो हम आपको बोल दिए कि संडे से आपका रोज़ पीवाईक्यूज़ होगा। आप अलर्ट हो गए, अच्छा ठीक है, संडे से पीवाईक्यू होगा, आपने अपना क्या किया, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया वो आपने पढ़ना शुरू करें। तो
आप अनफ्रीज हो गए। फ्रीज का मतलब जमे हुए हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, अनफ्रीज हो गए, आप दौड़ने तड़ने लगे, आप नोट्स ले आ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप सिलेबस उठा के देख रहे हैं, तो ठीक है, ये समझ में आप अनफ्रीज हो गए, मतलब मूविंग में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, संडे से आपका पीवाईक्यू दिया जा रहा है। तो जब संडे को आपके पीवाईक्यू दिया जा रहा है, तो आप मूविंग है, आप उसमें दिमाग लगा रहे हैं, आप उसको टिक कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, नहीं आ रहा है तो गूगल से नकल भी मार रहे हैं, मेरे नोट्स भी खोल के देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोग करते होंगे। तो ये क्या हो गया, ये मूविंग हो गया। फिर उसके बाद संडे के बाद से वो चीज़ डेली वो चीज़ चल रही है कि डेली आप पढ़ भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं और पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं। तो ये क्या, वो चीज़ लगातार, अब वो चीज़ आपके क्या आ गया, वो आपका जो एजुकेशन सिस्टम इस समय जो सिस्टम चल रहा था, वो उसमें शामिल हो गया। मतलब कि सिर्फ नोट्स और लाइव क्लास ही आपको नहीं करनी, आपको डेली पीवाईक्यू भी लगानी है। तो ये हो जाएगा रीफ्रेशिंग, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, मतलब फिर से वो प्रोसेस हो रही है। आगे समझ में, ये तीनों टर्म समझ में आ गए सबको, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रेशिंग। अनफ्रीजिंग में होता है कि किसी भी बदलाव के लिए हम पहले तैयार करते हैं, उसको बोलेंगे अनफ्रीजिंग। मूविंग का मतलब हो गया कि बदलाव हो रहा है, हम न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीजें जो भी हैं, वो अपने एम्प्लॉय को समझा रहे हैं, वो मूविंग हो गया। उसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी है, वो हमारा एम्प्लॉय जो है, वो क्या कर लिया, वो अपने बिहेवियर में शामिल कर लिया और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा रीफ्रेशिंग। अब बता दीजिए सोनी, आगे समझ में। 7 बज गए। अभी लग रहा है, मुझे तो लग रहा था एक ही क्लास में हो जाएगा, लेकिन अभी लग रहा है 1-2 क्लास और लगेगी कंप्लीट करने में। सोनी एकदम क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही बोल रही हैं सोनी? अगर नहीं समझ आया तो फिर समझाती हूँ। एक बार हम लोग देख लेते हैं द जापानी मॉडल ऑफ चेंज। 2 जापानी मॉडल दिए हैं आपने, एक जस्ट इन टाइम दिया गया, एक पोकायोकी दिया है। ओके, हाँ, वो थोड़ा सा टफ टॉपिक था, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा ईज़ी करना चाही कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि 2 मॉडल एक जैसे हैं ना। और कल कल तो मैं थक गई थी समझा-समझा के। लेकिन ये अच्छा है कि जो कल सब लोग समझ गए थे, वो आज समझने में फिर आसान हो गया। ओके, ठीक है। थैंक यू सनी, वेरी गुड। 2 मॉडल दिए गए हैं, विथ चेंज के मॉडल दिए गए हैं, ठीक है। कल क्या है? अच्छा, कल तो पढ़ाएँगे ही, कल क्या है, संडे तो है नहीं, बस संडे को ही क्लास हमारी बंद रहती है ना। कल तो थर्सडे है, कल क्लास चलेगी आपकी। अब हम लोग देखते हैं कि जापानी मॉडल क्या है। ये चेंज का मॉडल दिया गया है कि कैसे हमको अपनी चीज़ों में चेंज करना है। कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई कंपनी हो, जो भी हो, ठीक है। पहला मॉडल बताया गया है कि जस्ट इन टाइम। अच्छा, कहाँ पे इलेक्शन है? पता नहीं अभी क्या। जस्ट इन टाइम पहला मॉडल बताया गया है कि हमको क्या चेंज करना है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि अगर हम कोई काम टाइम पे करते रहें, तो उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, फिरोज़ाबाद, अच्छा, गुड। हाँ, तो इलेक्शन है तो आप अपने वोट का ज़रूर यूज़ करिएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे पॉलिटिक्स में भी, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, जो अच्छा होगा उसी को चुनिएगा। यही है एजुकेटेड होने की निशानी, ठीक है। और वोट ज़रूर दीजिएगा। क्या है, जस्ट इन टाइम बताया, और क्या बताया है, पोका यूके। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि कोई चीज़ हमको, अगर हम एकदम टाइम पे कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एरर आएगा ही नहीं, हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, ठीक है, कल ही स्टार्ट करेंगे, सिर्फ़ एक ट्रिक याद करने की बता रहे हैं। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपको सिर्फ़ ये याद, अगर जस्ट इन टाइम आ गया, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि हमें चीज़ों को क्या करना है, हमको टाइम पे ख़त्म करना है।
और पोका योके का मतलब करना है कि पहले पी फॉर प्रिवेंट, मतलब पहले ही चीज़ों को जो हमारे एरर आने वाले हैं, जो कमी हमारे अंदर होने वाली है, उसको पहले ही रोक दिया जाए, उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास शुरू हो गई, आप रुक जाइए। सुबह की क्लास में पढ़ते हैं 10 बजे। ओके, थैंक यू सो मच। जो लोग फर्स्ट पेपर की क्लास ज्वाइन किए वो लोग फर्स्ट पेपर में जाएँ। ओके। थैंक यू। ओके, बाय दिनेश।